जो एविएशन डिपार्टमेंट से ही मैं कहूँगी, अब वो ज़ाहिर है जिस हिसाब से उनकी जॉब है उसको वो खुद एक्सप्लेन करेंगे. अ वेरी गुड एसोसिएट ऑफ आवर्स गेतियारा, उनके बेटर हाफ, एंड व्हाट अ वंडरफुल फाइन जेंटलमैन. जनाब रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक सेकंड माइक्स को आप अपने सामने रखेंगे. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो हमने, क्योंकि इस वक्त एयर इंडिया के जो प्लेन का क्रैश हुआ, इट्स वेरी सैड कि इंसान जहाज़ में जब बैठता है तो उसकी एक डेस्टिनेशन हुआ करती है, बट नोबडी न्यू व्हाट देयर डेस्टिनेशन विल बी, एंड राइट आफ्टर 45 सेकंड्स एक बंदे जिसकी ज़िंदगी थी बट नोबडी एल्स लेफ्ट. मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त. उस जहाज़ की रिपोर्ट आई है जो कि बोइंग ने प्रोवाइड की. इंडिया ने तमाम का तमाम जो वॉइस बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स था, वो भी बोइंग के सुपुर्द कर दिया था. उसके बारे में भी बता दीजिएगा, मगर उससे पहले थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बता दीजिएगा. जी मेरा बैकग्राउंड असल में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस साइट से है और 45 साल 45 इयर्स इसी फील्ड में, और अभी रिटायर हुआ हूँ. तो बस आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ. बहुत शुक्रिया. और आप खुद माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी, इसीलिए आप इतनी मेरी तारीफ़ें करती हैं. नहीं, लेकिन आप खुद जो हैं माशाल्लाह इतनी, आई रियली मीन इट. यू आर जेम ऑफ अ पर्सन. और मेरा बल्कि दिल करता है मे डे के नाम से एक हम प्रोग्राम शुरू करें. इस वक्त हादसों की तादाद बहुत ज़्यादा. कल का आपने वाक़या सुना होगा कि जहाज़ ने पियर्सन एयरपोर्ट पे, प्राइवेट जेट था, 2 पैसेंजर्स थे उसमें, और एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया था. जनाब शान हकी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं. सबसे पहले तो सर आप अपना तारुफ करा दीजिएगा. रेहान भाई, आप क्विकली मुझे इसके बारे में बता दीजिए. डिड यू हैव अ चांस टू सी दिस न्यूज़ यस्टरडे? नहीं, इसको मैं डिटेल में नहीं देखा, लेकिन हम अभी इसको होल्ड करते हैं. विल टॉक टू जनाब शान हकी साहब से इसके बारे में बात करेंगे. शान हकी साहब बुनियादी तौर पे पायलट्स हैं. ये पायलट्स बड़े कमाल के होते हैं. जब जहाज़ पे सफ़र करते हैं तो जनाब क्रू आ रहा होता है तो आप देखिए कितने ग्रेसफुल लोग हुआ करते हैं. यू कैन फील दैट. और ज़ाहिर आपका पायलट आपसे मुखातिब भी होते हैं. अक्सर पायलट तो बड़े खुश मिजाज हुआ करते होते हैं, जो कि बताते हुए जाते हैं कि नाउ वी आर क्रॉसिंग दिस एरिया, और ये लोगों को बड़ा कीप पोस्टेड. मगर मैंने एयरलाइंस को चेंज होते हुए देखा. शान हकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. मैं इत्तेफाक से आया हुआ हूँ कनाडा. वैसे मैंने फ्लाइंग की तरबियत यहीं से हासिल की थी, कनाडा से. अच्छा. कैनेडियन लाइसेंस भी है. लेकिन जो आप बात करेंगे पायलट की, सबसे ज़्यादा काम तो ये लोग करते हैं जो जहाज़ को तैयार करके देते हैं हमें. अगर ये ना जहाज़ तैयार करके दें तो हम जहाज़ उड़ा ना सकें. सही. सबसे बड़ा काम तो उनका. हमारा काम तो सिर्फ उसको, जहाज़ तो खुद ही उड़ता है, उसको मॉनिटर करना होता है ज़्यादातर, मगर उसकी देखभाल जो है, उसके पुर्जे कैसे काम करते हैं. ये अगर जहाज़ सही तरह ना देखेंगे तो हम जहाज़ नहीं उड़ा सकेंगे. सही. इनका काम बहुत है, हमसे ज़्यादा है इनका काम. कैप्टन हकी साहब, मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ, यू स्टार्टेड, आपने कहा कि आपने यहाँ से कनाडा से भी फ्लाइंग की. मैंने सीखी यहीं पर, यहीं से फ्लाइंग मैंने यहीं सीख कर गया. मैं यहाँ पे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था कनाडा में, मॉन्ट्रियल में. अच्छा. फ्लाइंग करने के बाद मैंने यहाँ पे एज एन इंस्ट्रक्टर काम किया, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. फिर मुझे सन 86-87 में PIA में जॉब मिल गई. फिर मैं तकरीबन PIA में 25 साल काम किया. मेरे 16,000 घंटे हैं तकरीबन. और फिर मैं सऊदी अरब एयरलाइन चला गया. अर्ली रिटायरमेंट मिलती है PIA से 20 साल की सर्विस के बाद. आप फुल बेनिफिट ले सकते हैं, पेंशन भी. और तो यू टुक फुल बेनिफिट्स फ्रॉम PIA? जी, टिकट की. मेरा आपसे एक सवाल है. PIA में मुझे अच्छे दिनों में भी ट्रैवल करने, जब हम ट्रैवल किया करते थे तो PIA बच्चों को दिया करती होती थी. अच्छे दिनों में भी ट्रैवल किया, वो कलर्स दिया करती थी, कलर बुक दिया करती थी. अभी भी देती है? अभी मैं आया हूँ कराची, लाहौर से, तो बच्चे उस पेंसिल से छोटे बच्चों को दी हुई थी उन्होंने, वो भी देते हैं. अच्छा. जी. एक 1.5 हफ्ते पहले मैं कराची में था, 2 हफ्ते पहले. अच्छा. इस्लामाबाद से कराची आ रहा था तो बच्चे पेंसिल, रंगीन पेंसिल उनको दी हुई थी. एक पूरा पैकेट था उनके पास, बच्चों के पास. सही. सऊदी एयरलाइंस के साथ भी आपने काम किया, और हाउ डू यू कंपेयर PIA विद सऊदी एयरलाइंस? PIA तो सबसे बेहतर एयरलाइन थी. आप यकीन करें, PIA के अब एक, अगर आपको मौका लगे तो, एक मौका मिले तो आप, एक किताब है, अनवर जमाल साहब PIA के चेयरमैन और MD थे, उनकी बायोग्राफी है वो. सर, दुनिया की नेशंस थी जो लर्न करती थी, जिन्होंने लर्न किया PIA से. बेशुमार एयरलाइन को PIA ने ट्रेन किया. और आप देखिए ना, 86 में एमिरेट्स ने PIA
को दिया, यानी यूएई वालों ने पीआई से कहा बना के दें एयरलाइन। दुनिया की बेशुमार एयरलाइन थी उस वक्त, केएलएम थी, एयर फ्रांस थी, लुफ्थांसा थी, कॉन्टस थी, कौन सी एयरलाइन थी जो लीडिंग एयरलाइन थी, उसमें से उन्होंने पीआई को क्यों चुना? आप ये सोचें ज़रा कि सन 86 में, वो तो यूएई वाले हर चीज़ बेस्ट देखते हैं ना, तो उन्होंने पीए ब्रिटिश एयरवेज को नहीं कहा, सिंगापुर एयरलाइन को नहीं कहा, पीआई से काम बना के दो, और पीआई ने बना के दी। इंडोनेशिया ने भी पाकिस्तान की हेल्प ली थी, मलेशियन एयरलाइन बनाई है, इंडोनेशियन एयरलाइन हमने बनाई है, सिंगापुर एयरलाइन हमने बनाई है, सऊदी एयरलाइन हमने बना के दी। माल्टा में तो सुना है, माल्टा के तो सिलेबस में बच्चों के सिलेबस में उसके ऊपर है। अच्छा, माल्टा की। जी जी। What happened to PIA then? मुल्क का हाल है, पीआई का हाल है, देखिए ना। सही, चलिए हम आगे चले जाते हैं। पॉलिटिक्स में चला जाएगा, लेकिन शाहीन एयरवेज जो है उसको भी आपने किया। पीआई सऊदी अरब एयरलाइन से मैं छोड़ के आ गया था, दिल्ली लगा वहाँ पर, तो फिर मैंने वापस आके। Where are you nowadays? मैं अब यूके में हूँ रिटायरमेंट के बाद। मेरी बेगम डॉक्टर हैं वहाँ पर, वो काम वहाँ, तो वो भी आ गई थी। पाकिस्तान के हालात जब ख़राब हो गए, आगा खान में डॉक्टर थी वो, तो वो जाना नहीं चाहती थी पाकिस्तान छोड़ के। मैं उनसे कहता था कि उनके हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, तुम निकल जाओ। बच्चियाँ हमारी 2 थी। बहरहाल इवेंचुअली उनको लाइफ थ्रेट हुआ, तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। 2003 में वो आ गई थी कनाडा, यूके, इंग्लैंड। यूके क्वालिफाइड थी वो। अच्छा। तो वो यहाँ भी आई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर था। वो एग्ज़ाम भी पास कर लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा इवेल्युएशन एग्ज़ाम कहलाता है, MCCE। यूएसए में भी पास कर लिया था उन्होंने, लेकिन जॉब्स नहीं थी उस ज़माने में। यूएसए में इंटर्नशिप नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लेते थे। कनाडा में तो उनसे लिखवा लिया था, लैंडेड इमिग्रेंट जब हुई वो अराइवल पे, उनसे लिखवाया कि यू विल नॉट आस्क फॉर अ जॉब। Oops. ये रिटन उनसे एफिडेविट लिया या अंडरटेकिंग। जी। किस साल में? ये हम लोग आए 85 में, शादी मेरी 85 में उन्होंने एयरपोर्ट पे लिखवा लिया। आइए सर, अब हम आपकी सुना है कि जनाब रेहान साहब, हालात इतने ख़राब हैं कि इंडिया से किसी भी पायलट से अगर रब्ता किया जाए टू टॉक अबाउट ये जो इंडिया का प्लेन का क्रैश हुआ था, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बल्कि ये हुआ कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे जो एयर इंडिया के में रह चुके हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं, वो इस मौजू में बात नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर से जब ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि रिपोर्ट में बेसिकली देखा जाए तो एक जो पूरे का पूरा मलबा जो है वो पायलट पे डाला जा रहा है, बज़ाहिर जो उससे लग रहा है। ये बेसिकली एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि बाउंड थे कि विदिन 30 डेज़ क्रैश से इन्होंने देनी है। असल रिपोर्ट जो है वो 1 साल बाद आएगी, विदिन 1 ईयर, और उसमें विद रिकमेंडेशन और पूरी डिटेल के साथ आएगी। बल्कि मुझे ये भी पता चला कि इनके स्टेट मिनिस्टर ने, क्योंकि यंग हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो उन्होंने भी एक बयान दिया है पार्लियामेंट में कि 3 महीने में ये मज़ीद डिटेल उसकी जो है वो लेके आएंगे पब्लिक के लिए। तो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर नहीं रहा है बेसिकली, ये जो रिपोर्ट है। क्योंकि इसमें जो एक, अगर आप देखें, जहाँ इन्होंने जो पूरी टाइमलाइन दिखाई है, और ये टाइमलाइन जो दिखाई है वो ज़ाहिर बात है ये जो इनके फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर से और CVR से, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उसके बेस के ऊपर है। अच्छा, पहले एक खबर आई थी, अगर आपको याद हो, कि इन्होंने जो है ये दे वर अनएबल टू डिकोड द डाटा, और ये जो था सॉरी, ये डिकोड करने से डिकोड नहीं कर पाए थे इन्होंने। US जो था उसको ये बॉक्सेस भेज दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये इनके पास ही थे, और जो रिपोर्ट आई है वो इनकी अपनी उनकी तरफ से है। तो अल्लाह की तरफ से है, इंडियन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है उनकी उसकी ऊपर से है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल। इनके साथ पार्टिसिपेंट होंगे क्योंकि एयरक्राफ्ट USA का था और UK के पैसेंजर थे या और जहाँ के थे वो लोग भी होते हैं इसमें शामिल, लेकिन मेन जो है वो इंडियन अथॉरिटी को ही पब्लिश करनी है रिपोर्ट, और उन्होंने ही इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया। और जो रिपोर्ट आई है तो वो बड़ी अजीब सी थी, कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये, अब सवाल ये हो रहा है कि अब चूँकि कैप्टन साहब हैं, अगर हम इस सिनेरियो को लें कि हम कॉकपिट में बैठे हुए हैं, अब बात कर लें, तो एक जो है वो पायलट फ्लाइंग है, एक पायलट मॉनिटरिंग है। तो इस वक्त जो को पायलट था वो पायलट फ्लाइंग है। अब ज़ाहिर बात है उसके जो हाथ में है वो कंट्रोल कॉलम होगा। इसमें एयरबस की तरीके से साइड स्टिक नहीं है, जिसमें साइड स्टिक में तो आपको ऐसे मूव करते हैं। इसमें ये ट्रेडिशनल पुराना वाला जो था कंट्रोल कॉलम जिसे आप योग कहते हैं, वो इसके ऊपर है।
अब ये जब एयरक्राफ्ट यहाँ पे आया तो ये कंटिन्यूस उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसकी हेल्थ को चेक कर रहे हैं, उसकी को पायलट कर रहा था इस वक्त। हाँ, को पायलट जो है वो बेसिकली पायलट फ्लाइंग था, ही वॉज फ्लाइंग। एक पीएम कहलाता है, एक पीएनएफ कहलाता है, या पायलट मॉनिटरिंग कह लें या पीएनएफ कह लें उसको, पायलट नॉट फ्लाइंग, और एक पायलट फ्लाइंग होता है पीएफ। नहीं, हमारे एक आम आदमी की लैंग्वेज में हमने पायलट एंड को पायलट, सो पायलट सीनियर होता है, को पायलट जरूरी नहीं कि को पायलट जहाज ना उड़ा रहा हो। सो चलिए इस सिनेरियो में द जूनियर वाज फ्लाइंग और द सीनियर वाज फ्लाइंग। जूनियर वाज फ्लाइंग, को पायलट वाज अ पायलट फ्लाइंग, यूं कह लें आप। अच्छा, को पायलट वाज अ पायलट, वो हाँ, जो कैप्टन है वो मॉनिटर कर रहा है। ठीक। अब वो जाहिर बात है, अब जैसे अब ये इन्होंने इंजन स्टार्ट किया, लेट्स से पुश बैक हुआ, इंजन स्टार्ट किया, एवरीथिंग वाज स्मूथ, नो इश्यूज, अदरवाइज दे कुड हैव ब्रॉट देयर एयरक्राफ्ट बैक टू द गेट कि हमें ये प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर कोई प्रॉब्लम होती किसी किस्म का फ्यूल वगैरह प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इनको जो है अगर आप देखें तो इनको टैक्सी वे पे गए, परमिशन मिली, और ये जो था इन्होंने रनवे पे दौड़ना शुरू किया। एक हम लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं इस पर, तो एयरक्राफ्ट ने जो है वो दौड़ना शुरू किया। अब इस वक्त जो है जो अभी कैप्टन साहब सही बताएंगे कि अब कैप्टन मॉनिटरिंग जो है उसके सारा फोकस जो होगा। अच्छा जी, अगर अब आप जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं टेलीविजन की, तो वो कहते हैं ये जहाज आफ्टर टेक ऑफ द एयरक्राफ्ट इम्पैक्ट द बीजे मेडिकल कॉलेज, यानी 45 सेकंड्स। जी कैप्टन साहब, आप इसको एनालाइज करें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपसे कि पायलट जो है वो जहाज बहुत कम इनपुट होता है पायलट का जहाज उड़ाने में। आजकल जो है इतनी वो हो गई है एडवांसमेंट के हम 100 फुट से नीचे तो ऑटो पायलट लग नहीं सकता। मैंडेटरी है कि जैसे 100 फुट आ जाए आप ऑटो पायलट लगा दें, मगर लोग 1000 फुट पे जाके नॉर्मली लगाते हैं। जहाज़ खुद उड़ता है, पायलट का काम सिर्फ मॉनिटरिंग है उसकी, उसको देखना कि जहाज़ के जो चीज़ें सारी काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और जैसे ही कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो उस पायलट को ट्रेन किया जाता है कि उसके साथ रिएक्ट करे। कुछ चीज़ों में वो चेकलिस्ट उठाने का टाइम भी नहीं होता, वो मेमोरी आइटम होता है। जैसे अब जब इंजन फेल होगा, अगर एक इंजन फेल होगा तो पायलट कहेगा इंजन फेल, नंबर 1 इंजन फेल। नंबर में इंजन होता है लेफ्ट का होता है, राइट का नंबर 2 कहलाता है। इंजन फेल, वो कहेगा नंबर 2 कंफर्म, नंबर 2 कंफर्म। वो फिर थ्रस्ट लीवर लेके वापस आएगा, फिर कहेगा थ्रस्ट लीवर कंफर्म नंबर 2, तो वो कहेगा नंबर 2, थ्रस्ट फ्यूल लीवर नंबर 2 ऑफ। उसके बाद फिर वो चेकलिस्ट उठाएंगे और फिर उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इस सिलसिले में जो शुरू हाल में इस सिनेरियो में जहाज़ के दोनों इंजन चले जाएं तो कोई एक्शन सबसे पहले जो है लाइटनिंग स्पीड के साथ वो पायलट कहेगा लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन, और मेमोरी आइटम ये है कि दोनों फ्यूल लीवर ऑफ करेंगे मैन्युअली। वो जो स्विचेस थे फ्यूल के वो ऑफ करेंगे पायलट, और फिर फ़ौरन ही एक ऑन करेंगे, एक ऑफ ही रहेगा। जब दूसरा एक 15-20 सेकंड में अगर इंजन रिवाइव नहीं हुआ तो उसको ऑफ करेंगे, दूसरे को ऑन करेंगे। तो ये टेंडम ऑन ऑफ चलता रहता है, एक ऑन होगा एक ऑफ। ये तो देखिए आप, अगर आप सेकंड्स की भी बात कर रहे हैं तो ये तो 45 सेकंड्स के बाद तो सब कुछ हो गया, तो सब कुछ हो गया। तो इसलिए उनको हाइट ही नहीं मिली इस काम के लिए, मतलब। अच्छा, दूसरे इंजन दोनों का फेल होना इतना मुश्किल है। जैसे बताएंगे आपको कि फेडेक एक सिस्टम है जो ईच इंजन के लिए इंडिविजुअल है। उसके फेडेक का एक ब्रेन है EEC, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल। वो फ्यूल को मीटरिंग करके बहुत ही अच्छी तरह करके देता है ताकि मिनिमम फ्यूल खर्च हो और बेहतरीन उसको जो मेन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पहले इंसान खुद इंजन स्टार्ट करता था पायलट, और जैसे देखता था कि अगर जहाज़ इंजन की हीट बढ़ रही है या इंजन ओवर हीट हो जाएगा तो वो खुद ऑफ करना पड़ता उसको। ये ब्रेन बना के रख दिया जहाज़ के अंदर, पायलट से मॉनिटर कर रहा होता है। वो खुद देखता है कि अगर जहाज़ का इंजन जल जाएगा या जहाज़ का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो सब फ्यूल वगैरह बंद करके फिर चेकलिस्ट उठाएगा पायलट, उसको पड़ेगा कि फ्यूल लीवर ऑफ। फ्यूल लीवर ऑन ही रहता है, वो ऑफ नहीं होता, वहाँ से फ्यूल ऑफ होता है। मतलब आप जब बात कर रहे हैं ना, मतलब मेरे लेमैन, यानी 45 सेकंड्स तो 1 मिनट भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ एक वो तस्वीर कर दूं कि ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली क्रूज की कर रहे हैं। जब वहाँ पे ये सारे टाइम और मैं तो क्रूज एक्शन की बात कर रहा हूँ। क्रूज एक्शन क्या हो, यहाँ कंडीशन टोटल डिफरेंट है। यहाँ तो ये है कि जिस वक्त एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है एट वेरी मोमेंट उसके देखें ना, अगर हम टाइमलाइन पे जाएं तो यहाँ आपके पास है उसकी स्लाइड, ये 08 जो है 08:08:42 पे, ठीक है ना, ये 08:39 पे लिफ्ट ऑफ हुआ है। अच्छा, 08:39 पे लिफ्ट ऑफ हुआ। हाँ, वो टेक ऑफ हो गया 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद जो है वो जो है उसका स्विच जो है, यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो भी है जो दिखाएगी कि 8:42। ये देखिए, ये स्विच है, ये ऑन है, ये ऑन है, और
ये होल्ड इन डिटेंट होता है और ये पुल करके ऊपर नीचे करना होता है। तो ये एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। अच्छा, ये उसके गार्ड है, वो जो आपको एक हॉलो सा नजर आ रहा ना, ये उसका गार्ड है ताकि उसमें ऐसे हाथ लगने से हाथ लगने से या कोई चीज़ उससे ये एक्सीडेंटली ऑपरेट ना हो जाए। You have to pull it out and then pick it. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये उसको ऑपरेट करने का। तो ये अच्छा, ये एक लेफ्ट एंड राइट, ये Correct, दो हाँ। इंजन्स के फ्यूल इंजेक्टर्स हैं। अब अगर हम उस टाइम लाइन पे वापस जाएं तो यहाँ देखें तो हुआ ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके 3 सेकंड बाद ये नंबर 1 जो है वो कट ऑफ हो गया। वो तो स्विच मतलब जो है उसको पुल करके नीचे कौन लाया? नहीं खुद हाँ, अच्छा, इस पे मैं अब ये एक दोबारा इसको वो करेंगे कि जिस वक्त हम बात कर रहे थे कि पायलट फ्लाइंग जो है उसके हाथ में तो कंट्रोल कॉलम है, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है। इस वक्त कैप्टन का हाथ जो होगा वो थ्रॉटल के ऊपर होगा पूरा, हाँ ठीक है ना। अब ये जब भाग रहा है तो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इसकी एक स्पीड होगी जो कि कहलाती है V1, डिस्टेंस स्पीड कहलाती है। हाँ, इस पे इन्होंने डिसीजन लेना है कि इन्होंने टेक ऑफ करना है या अबॉर्ट करना है। रिजेक्टेड टेक ऑफ होगा तो इससे पहले उससे 5 सेकंड पहले हाथ हटा लेता है पायलट, क्योंकि वो रिएक्शन टाइम होता है ना। ये चीज़ देखें, 5 सेकंड पहले उसने नहीं, अब आप मेरे लिए आ जाएं। हाँ। जहाज चला, उसने टैक्सी की, अभी टेक ऑफ नहीं किया, हाँ, टैक्सी की, अब वो रनवे पे दौड़ रहा है, रनवे पे लाइन अप किया, दौड़, दौड़ना हाँ। शुरू हो गया। उस दौरान में ये जो स्विच अभी आपने दिखाया, ये ऑन पे होंगे। ये सब ऑन है। ये तो अगर फर्ज करें ये ऑफ पे होता तो क्या होता? फिर तो जहाज जा ही नहीं सकता, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना इंजन, स्टार्ट ही नहीं होगा इंजन। इसके गो बाद टू दैट स्विच। अगर इसका मकसद है, लुक, इसका ये- मकसद है कि ये इस सिचुएशन में था, हाँ, ये कट ऑफ, ये स्विच ऐसे हाँ, फ्लिक नहीं हो सकता, या हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज जहाज टैक्सी ही ना करता। गेटेड है पूरा। ठीक 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 सर, अब आप करें। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है V1 स्पीड की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि कैप्टन का हाथ जो है इस वक्त थ्रॉटल पे है और उसने उसको पकड़ के रखा हुआ कि अगर अबॉर्ट करना है तो वो फौरन ही उसको नीचे खींचेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर जो है उसके हाथ में कंट्रोल कॉलम है, एम आई राइट? अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने 5 सेकंड पहले इन्होंने जैसे कहा कि V1 पे, अब वो मॉनिटर भी कर रहे हैं कि इंजन की हेल्थ जो है सब कुछ सही है, सो वी कैन कंटिन्यू। अगर पैरामीटर सही है तो वो V1 स्पीड जो है वो डिस्टेंस स्पीड कहलाती है, कि उससे पहले अगर स्टॉप करेंगे तो रुक जाएगा जहाज, रनवे लेंथ इनफ है, और उसके बाद करेंगे तो जहाज रुक नहीं सकेगा, रनवे से बाहर निकल जाएगा, वो डिस्टेंस काफ़ी नहीं होगा उसके लिए। उस सूरत में उसको उड़ना ही उड़ना है। तो यहाँ पे शायद ये V1 उड़ना विद थ्रॉटल आता है। उड़ना के लिए कौन सा आपने वो तो कंट्रोल से उड़ता नहीं, अब वो फर्स्ट ऑफिसर का काम है। जो फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग था, जो वो जैसे ही उसने व्हील V1 को उसने पिक करना है। देखना, V1 स्पीड थी 151 आई बिलीव, 151 या 153 ऐसे कुछ स्पीड है, 160 और वन रोटेट जो है दूसरी स्पीड जो थी VR जिस पे उसने रोटेट किया है, हाँ। वो थी 155 या 156 ऐसे कुछ थी। अच्छा, ये बहुत ही 5 माइनर का सा फर्क है, बिल्कुल ही माइनर सेकंड के अंदर जो है वो अचीव हो गया होगा। तो जैसी वो स्पीड आई, अब ये शाउट करेगा, ठीक है ना, कि V1 रोटेट। अब वो क्या VR कहलाती है। हाँ, VR पे जैसे पहुंचा उसने कहा रोटेट कैप्टन ने, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है। अब ये फर्स्ट ऑफिसर जो है उसकी नोज को ऊपर करेगा, ये जो कंट्रोल कॉलम को जब ऊपर करेगा, एम आई राइट? क्योंकि ही इज द कैप्टन, ही कैन टेल। पीछे जो एलिवेटर लगा होता है वो उड़ जाएगा, हाँ हाँ, उस पर हवा का प्रेशर पड़ेगा, हाँ। तो प्रेशर, हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर हो जाता है, वहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, सही। तो वो उसको दबाएगा, क्योंकि टेल दबेगी तो नोज ऊपर हो जाएगी, नोज ऊपर हो गई तो एयरक्राफ्ट उठ गया, ठीक, है ना? उठ गया। अब जैसे वो उठा, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अब वो फिर उसकी देखेंगे अल्टीमीटर से क्या इसकी हाइट चल सही जा रही है, अब हम और पिक्चर पे आ जाते हैं। वर्टिकल स्पीड जो है अगर सही है तो वो कहेगा गियर अप, पॉजिटिव क्लाइंब, Positive climb, पायलट gear up, मॉनिटरिंग हाँ। कहेगा पॉजिटिव क्लाइंब, हाँ, तो दूसरा उसको फिर चेक करके कि सही कह रहा है कि गियर अप, फिर गियर अप स्पीड, ये इस पे अच्छा, आ जाए। अब यहाँ पे इसका अगर आप मतलब है 842 पे, 839 पे उसने लिफ्ट ऑफ किया, 842 पे जो मॉनिटरिंग हाँ। पायलट था उसने महसूस किया कि वो जो आपका नंबर 1 कट ऑफ है। नहीं, हाँ। 839 पे एवरीथिंग वाज स्मूथ। उसने जो था रोटेट, जैसे कैप्टन ने कहा VRI, उसने कहा रोटेट, उसने फर्स्ट ऑफिसर ने जो था उसको पुल किया, नोज को ऊपर किया, नोज को ऊपर किया, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया, उसने ज़मीन छोड़ दी, हाँ ठीक है ना, जी बिल्कुल। हाँ, तो ज़मीन छोड़ दी। अब वो एयर मोड में आ गया एयरक्राफ्ट, राइट? इस वक्त जो था उसके 3 सेकंड बाद अगर आप देखें एट 08:08:42 ये टाइम जो है UTC टाइम दिया हुआ है, GMT जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। लोकल टाइम था दोपहर के 2:38। हाँ, तो उस वक्त जो था 08:08:42 के ऊपर नंबर 1 इंजन जो है वो कट ऑफ हुआ है, सही है।
उसके 1 सेकंड बाद, जो कि अगर आपने देखा होगा कि दोनों स्विच साथ साथ लगे हुए हैं, तो जैसे ही उसने 1 को किया उसके साथ ही दूसरा है वो दूसरे को भी, अब ये ना ये किया और उसके फ़ौरन ही 1 सेकंड के बाद दूसरे को ऑपरेट कर दिया। लेफ्ट को और राइट को। हाँ, लेफ्ट को फिर राइट को, दोनों को कट ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि दोनों का फ्यूल आपने बंद कर दिया। नाउ इफ़ यू गो बैक टू द सेम टाइम लाइन, तो यहाँ पे देखें कि इसमें क्या हुआ कि इस दोबारा उसको रीलाइट करने में वो 10 सेकंड का वक्फा आया है। और यहाँ पे जो है ऑडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड की, एक पायलट ने उससे पूछा कि वाई डिड यू कट ऑफ। यहाँ ये बड़ा वैसा सवाल है कि उसने कहा कि एक पायलट जो है, जो कि डेफिनेटली हमारा मॉनिटरिंग पायलट जो है, लगता है यही। नहीं, ये पायलट फ्लाइंग ने पूछा है, जो बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि उसके हाथ उधर थे। सिर्फ कैप्टन के हाथ जो है अब फारिग हो गए हैं, क्योंकि उस जैसे थ्रॉटल ऑटो उसमें थ्रॉटल के ऊपर थे, अब ये हाथ हटा लिए, अब उसका हाथ फारिग है, उधर उसके हाथ उधर ही इंगेज है कंट्रोल कॉलम पे। उसने अभी ऑटो पायलट इंगेज नहीं किया है। V1 पे हाथ हटा लेता है तब उसके दोनों हाथ फ्री हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हाँ, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये स्विचेस को मैनुअली ऑफ किया गया है, सो इट वाज द कैप्टन, क्योंकि इसके दोनों हाथ फारिग थे। इसने जो था उसको एक को, जब उन्होंने आवाज़ को अगर डिस्टिंग्विश किया हो, तो जो टाइम लाइन में वो कहते हैं कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, ठीक है। तो ये किसकी मॉनिटरिंग पायलट की आवाज़ थी या ये नहीं पता, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन इसको इसलिए लीक नहीं किया कि इसमें हाल में सेफ्टी के कोई उनकी फैमिली को वो ना करे। क्योंकि देखिए जी, यहाँ व्हाई डिड यू कट ऑफ, इससे ये तो बिल्कुल क्लियर में आवाज़ थी कि ये फ्लाइंग पायलट की थी या जो मॉनिटर कर रहा था उसकी आवाज़ थी। जो बज़ाहिर लग रहा है मेरे उससे, ये आप भी उसको वो कंफर्म करेंगे कैप्टन साहब भी, कि ये मुझे लगता है कि जो पायलट फ्लाइंग था इसने पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। ये सवाल क्यों करेगा? अगर यहाँ पे इस तरीके से सिनेरियो होता तो इनकी प्रोसीजर जो है, जो SOPs होते हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो है ना, वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्यों किया, और उसने जवाब दिया आई डिड नॉट। उसके बाद जो है उन्होंने उसको दोबारा इंगेज किया है स्विच को, जो कि नंबर 1। अब ये भी नहीं पता कि मॉनिटरिंग ने नंबर 1 को रन किया है या फ्लाइंग ने। वो तो मॉनिटरिंग ही करता है, मॉनिटरिंग वाला ही करेगा, क्योंकि उसका अभी तक उसका हाथ वहीं पे इंगेज है, क्योंकि वो जो है उसने ऑटो पायलट को इंगेज नहीं किया है, और उसने जो उसको पुल करके रखा हुआ है, उसकी नोज को अप करके रखा हुआ है। आइडेंटिफाई वो करता है, वही करता है, वो सिर्फ वो ग्लांस करके देखता है कि हाँ सही इंजन ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, सही। हाँ, अच्छा, अब उसने नंबर 1 को पोजीशन में लिया। हाँ, ये जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये जो उसने पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, एक पायलट ने कंफर्मेशन अगर आ जाए ना कि ये वाकई उसने कहा किसकी आवाज़ है, ये भी नहीं पता अभी। ये भी तो हो सकता है कि जिसने कट ऑफ किया उसने कह दिया व्हाई डिड यू कट ऑफ, ताकि रिकॉर्ड में तो ये आ जाएगा कि उसने कट ऑफ नहीं किया। मगर वो आवाज़ इनको शो तो करनी चाहिए थी ना कि ये सीनियर पायलट की आवाज़ थी या जूनियर पायलट की आवाज़ थी। अच्छा, इसका मकसद ये है कि 10 सेकंड के बाद उन्होंने दोबारा इंजन को फ्यूल इंजेक्शन का रन ऑन कर दिया, बिल्कुल उसको, और उसके 10 सेकंड के बाद, हाँ, ये इस पूरे पीरियड में यानी कि नंबर 1 कट ऑफ और नंबर 1 इंजन को दोबारा रीलाइट पे करने के लिए उसने 10 सेकंड का वक्फा आ गया, 52 पे वो हुआ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, अगर आप दूसरी राइट पे जो स्लाइड है उस पर अगर आप देखें तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में जो उन्होंने इंगेज किया है, और 4 सेकंड का वहाँ 4 सेकंड का फर्क आ गया। ऑफ करने में 1 सेकंड का वक्फा था, ऑन करने में 4 सेकंड का उसमें लगा। इसीलिए हम देखते हैं कि नंबर 1 जो था वो रीलाइट हो गया था, वो इंजन जो था दोबारा ऑन हो गया था, लेकिन उसमें थ्रस्ट बिल्डअप नहीं हुई कि वो उठ सकता। वो वक्त में इसलिए वही होता है कि एक वक्त में एक इंजन ऑन करते हैं, एक को ऑफ रहने देते हैं, जबकि अगर दूसरा इंजन स्टार्ट ना हुआ, अगर दोनों कर देंगे ना, फिर दोनों ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्यूल जो अंदर चला गया उसको निकालना होता है बाहर, इंजन से बाहर निकालना होता है, उसको पर्जिंग कहलाता है वो। अच्छा, बंद करने में 1 सेकंड का वक्फा था, ऑन करने में 4 सेकंड का वक्फा है, और फिर उसके 9 सेकंड के बाद मे डे की कॉल आ जाती है। हाँ, फिर वो उनको लग गया था कि अच्छा, अब अगला मामला आ जाता है कि बोइंग ने जब इसकी पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स को स्टडी किया तो बोइंग का कहना है कि ये पायलट की फॉल्ट है। हाँ, अब ये सवाल ये है कि क्या ये बेल आउट लिया है इस तरीके से? बोइंग ने अपनी बचत की है। जब भी हादसे होते हैं ना, मैन्युफैक्चरर या जहाज बनाने वाली कंपनी जो होती है वो तो कोशिश करती है कि किसी और को ब्लेम कर दिया जाए ताकि उनके शेयर ना गिरे, उनकी कंपनी। I would say this in English. I would say recently we were talking about the healthcare का जो CEO था, because insurance companies they sell insurance, they do not want to pay the claims. They find a way
to disqualify applicants. Okay, so same way, so Boeing is already in the hot water, in the इसमें तो trouble. मर गया ना। इस सिनेरियो से क्या हुआ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि 3 लोगों को बेल आउट मिल गया। लोगों को क्या, कंपनी को, बोइंग, एयर Air इंडिया, India, इंश्योरेंस कंपनी भी। इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, तो इन तीनों को बेल आउट मिल गया। नो, मगर वो मौका इंश्योरेंस गया। कंपनी में अब पायलट की तो इंश्योरेंस होगी ना, दोज विक्टिम्स विल गेट सम अरे भाई साहब, इंश्योरेंस। चक्कर ये पहले जब जहाज़ बनना शुरू हुआ था, दुनिया में जहाज़ इवॉल्व हो रही थी एविएशन इंडस्ट्री, तो बैकअप्स नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और जहाज़ में जो फॉल्ट, जब भी कोई क्रैश होता था उसमें 80% सिस्टम फॉल्ट होता था और 20% ह्यूमन एरर होती थी। अब एविएशन इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो गई, इतने बैकअप्स हो गए कि अब 80% जो हादसे की इन्वेस्टिगेशन होती थी तो पता चलता है कि 80% ह्यूमन फैक्टर है और 20% बैकअप सिस्टम फेलियर है। उल्टा हो गया बिल्कुल। बिल्कुल सही सर। अब वही है कि देखिए, फ्लाइंग अब कुछ नहीं रही है, असल है माइंडफुलनेस, सिचुएशन अवेयरनेस। सिचुएशन अवेयरनेस के अगर कुछ चीज़ हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है। आई शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड आई शुड बी माइंडफुल कि मैं ये अगर बटन दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा इसका नतीजा। तो आई शुड नॉट टच एनीथिंग। माइंडफुलनेस ये हो गई। सिचुएशन अवेयरनेस ये होगी, जो चीज़ हो रही है, जैसे उसने देखा होगा इंजन नीचे जा रहे हैं, पावर उसकी ईजीटी, जैसे आपके इंजन गाड़ी के भी आपकी बताते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंजन से वाइंड डाउन करता है तो ईजीटी गिरती है। वो पायलट को फ़ौरन पता चलता है कि हुआ क्या है, फिर वो सोचता है कि क्यों हुआ ये। तो ये सब चीज़ें, बाकी तो जहाज़ तो खुद उड़ते हैं। अब कोई बड़ी कारनामा नहीं पायलट के जहाज़ उड़ाना, बहुत कम इनपुट रह गया पायलट का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो आपने बात हो रही कहा है वही की बाप की बात कर रहा हूँ। गलती कोई भी कर सकता है। एक KLM का हादसा हुआ था टेनेरिफ आइलैंड में। KLM के 2 का जंबो और पैनएम का जंबो टकराए थे। उसमें जो बंदा जिसकी फॉल्ट थी वो KLM का हेड ऑफ ट्रेनिंग था, वो उनका बेस्ट पायलट था। उसकी KLM के जो पोस्टर थे एडवर्टाइजमेंट्स के, उस पर उसकी तस्वीर लगी होती थी एंड ही वाज एट फॉल्ट। तो किसी को ब्लेम करना तो ये पिछले आसान है, प्रोग्राम में लेकिन भी जरूरी हमने है कि इसको इसका हवाला दिया था कि जब वो KLM में न्यूज़ पहुंची तो किसी ने कहा कि उस कैप्टन को कहो कि ज़ेन इन्वेस्टिगेशन वेंटर के लिए नाम था जाए। उसका, ज़ेन वेंटर नाम था वो उसका। इतना एक्सपर्ट था। कॉल ज़ेन वेंटर फॉर बस- इन्वेस्टिगेशन। हाँ, उसको घर जाने की जल्दी थी। कंट्रोल। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, वो बेचारा पायलट तो चला गया, दोनों पायलट चले गए। इट्स वेरी इजी टू, कहते हैं ना, डेड मैन डोंट टेल टेल्स, यू नो। तो वो चले गए, तो इसलिए इजी। अभी आप देखें, एक जहाज़ यहाँ पे न्यूयॉर्क में हडसन बे में जाके लैंड किया था। उसका पायलट तो जिंदा था, उसको भी ब्लेम कर दिया उन्होंने कि यू शुड हैव टर्न्ड अराउंड एंड यू शुड हैव लैंडेड एट लगवाडी एयरपोर्ट। तो उसने फिर प्रूव किया सिमुलेटर में करा के कि 15 सेकंड का जो वक्फा था, उसके बाद मैं टर्न अराउंड नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी बजाय इसके कि मैं। बट ही प्रूव्ड, तो वो कि वहाँ he वो proved प्रूफ them ऐसे wrong. हुआ कि देखिए ना, आप सिमुलेटर में जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका टास्क क्या है। यू ऑलरेडी नो कि आपने करना क्या है। वहाँ पे जो है ऑल ऑफ ए सडन आपके ऊपर उस्तादा पड़ती है और आप तो उसको ऑलरेडी action मेंटली लेते हैं। प्रिपेयर्ड है ना कि मुझे जैसे सिमुलेटर में अगर वो बर्ड हिट होता तो वो कहता टर्न अराउंड एंड लैंड बैक, मगर उसमें तो एसेस किया उसने, क्या हुआ सूरत हाल, क्या हुआ, क्यों हुआ ये, फिर उनका वो चाहिए टाइम लैप्स वाज नॉट इनफ टू। टाइम लैग जो था 15 सेकंड वाज नॉट इनफ टू टर्न बैक। अच्छा, यहाँ पे एक ये है कि जो अभी जैसे आपने कहा कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि इंडियन मीडिया और इंडियंस और बहुत सारे पायलट्स भी और बहुत सारे दोस्त अहबाब और हल्का जो आप कहें, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये एक्सेप्टेबल है भी नहीं। हाँ, अब ये पता नहीं कि ये बज़ाहिर इससे लगता है कि जैसे मैनुअली स्विच को ऑफ किया है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक एयरक्राफ्ट में फंक्शन है जो कि कहलाता है TCMA, थ्रस्ट कंट्रोल मैल फंक्शन अकोमोडेशन। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो एयरक्राफ्ट जो है ऑन ग्राउंड हो, तब वो इंजन शट डाउन करता है। ये स्विच ऑन भी होंगे तब भी, जैसे इन्होंने कहा कि उसका ब्रेन जो है वो EEC है। EEC जो फेडेक का एक हिस्सा है EEC, और इसकी अपनी पावर सप्लाई होती है इंडिपेंडेंट। इसके 2 चैनल होते हैं, मतलब इसमें हर किस्म की वो दिया है कि अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा कोई इसमें वो नहीं होता। उनकी पावर सप्लाई भी अलग होती है। उनकी पावर सप्लाई भी एक नहीं है कि अगर पावर फेलियर हो तो दोनों ना बंद हो जाएं, एक फेडेक बंद होगा, दूसरा चलता रहेगा फिर भी। हाँ, तो उसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि वो एयरक्राफ्ट जो है ऑन ग्राउंड हो। इसीलिए एक हादसा हुआ था जो कि जापान में हुआ, और ANA कैरियर था, एयर नेपॉन। हाँ, उसका जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड किया, टच डाउन किया, उसने जैसे ही, हम कहते हैं वेट ऑन व्हील, जैसे सेंसर लगे हुए हैं, कि जैसे उसने सेंस किया कि एयरक्राफ्ट का जो, हाँ, माइक्रो स्विचेस ऑपरेट हुए और मल्टीपल स्विचेस होते हैं जो कि आके उसने वो लॉजिक दे दी कि भाई एयरक्राफ्ट इज़ ऑन ग्राउंड, तो उसने जो था इंजन को शट डाउन कर दिया।
तो वहाँ पे ये चूँकि अच्छा ये इसलिए होता है कि अगर आपकी जो थ्रस्ट की सेटिंग है और उसकी जो मिसाल के तौर पर आप आइडियल पे हैं, बिल्कुल ज़ीरो उसके ऊपर हैं, लेकिन वहाँ पे इंजन जो थ्रस्ट हाई है, तो उस वक्त जब ये माल फंक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको ऑफ करेगा, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये एयरबोर्न हो के ये हुआ है तो उसका काम नहीं है, पॉसिबल ही ये नहीं पॉसिबल नहीं है अनलेस अच्छा नहीं। अब यहाँ पर जो मेरा सवाल, सर्कुलर हाईवे हैं बोइंग के इनके पास, जिस पे डिबेट ये हो रही है कि वो खुद बंद हुआ इंजन, क्योंकि वो एक अच्छा बोइंग की ये आ रहे हैं जी सर्कुलर हाईवे थे इनके पास कि एक उनकी जो लाइन थी उसमें वो क्लॉग हो गया था फ्यूल, तो वो क्लॉग हो गया फ्यूल तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूल इंजन बंद। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मगर हकी साहब, मेरा सवाल जो मेरा आपके साथ आ रहा है, नाउ ही सेड शी सेड, मगर बोइंग को आप लोग पायलट्स हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आप लोग मैनेजमेंट से हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, why you all do not get together and go back to Boeing कि this is possible and this is not possible. So this means वो दो पायलट्स ने तो वापस नहीं आना जिनकी डेथ हो गई, बट एक बड़ी कंपनी वही बात है, ओलिगार्क्स जो हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक ना कवानीन को चेंज कर दें कि गलत को सही और सही को गलत प्रूव कर दें। Why there is nobody who can prove that Delta's investigation is wrong? पायलट एसोसिएशन भी लगी हुई है इसमें, सब लोग Everybody is working on that. कि अपनी इंडियन ये तो सब लगे हुए हैं, लेकिन बोइंग या जो जनरल इलेक्ट्रिक जिसका इंजन है या और दूसरी जो भी इसमें हैं इन्वॉल्व, उनके पास सबसे ज़्यादा और वैसी मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होगी, डाटा होगा, एंड दे नो द करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता अगर ये उसकी फॉल्ट है। फिलहाल तो ये है कि मलबा इन्होंने कोशिश की है कि कैप्टन पे उस पर डाल दो किसी एक पायलट पे और इस तरीके से बच जाओ। मगर इंडियन मीडिया को तो फिर शाबाश, बरकत दत्त को तो आप शाबाश देना चाहेंगे बरकत दत्त को कि somebody stood against or in front of Air India and in front of Boeing. इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो उसने इन्वेस्टिगेशन की है, अब उसने क्या किया है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि जिसका मेरे ख्याल में एविएशन से इतना वो नहीं है, हो सकता है दिलचस्पी हो और नॉलेज हो, तो वो उसने सारी असेसमेंट की है और उसका कहना ये है कि पावर ब्रेक डाउन हुआ है और रैट इंजन शटडाउन से पहले जो था रैट जो था वो डिप्लॉय हुआ है। So, do you think at the end of the day Boeing, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी जब इन्होंने अरब इमारात और मिडल ईस्ट का भी ट्रिप किया तो ही ट्राइड टू पिक अप बोइंग के शेयर्स को पिकअप करने की उन्होंने कोशिश की थी, एंड ही वाज सक्सेसफुल टू एन एक्सटेंट। तो डू यू थिंक कि बोइंग मान जाएगी इस चीज़ को जो आप जैसे एक्सपर्ट प्रूव करेंगे? तो मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि इंसान भूल जाता है, इंसान का नाम भी यही है, इंसान नसियान से निकला है कि इंसान भूल जाता है और वक्त जो है हमें चीज़ों को भुला देता है। और 1 साल की वक्फा है जिसमें फुल रिपोर्ट आएगी, जब तक लोग जो है चीज़ें जो है बहुत कुछ हो जाएंगी। और जहाँ तक आपने ट्रंप का बोला है, तो अभी ट्रंप ने, मैंने सुना है कि 3 दिन पहले उसने बांग्लादेश के मुझे बोलना नहीं चाहिए कि उसका आम जो है ट्वीट किया है कि 35 जहाज़ और यही बोइंग 787 ख़रीदो। तो उसने वो डील साइन करवाई है ताकि बोइंग के वही जो है ऊपर ही रहे। तो बोइंग अपनी गलती को नहीं मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा, बहुत मुश्किल होता है, कोई भी कंपनी अपनी गलती नहीं मानेगी। व्हाट इज विक्टिम्स का क्या होगा? एयर इंडिया जो है ज़ाहिर है वो उसकी इंश्योरेंस, बोइंग की इंश्योरेंस, बट पायलट की इंश्योरेंस इस वक्त मेरा ख्याल, अगर पायलट कसूरवार हुआ तो पायलट की इंश्योरेंस उन विक्टिम्स की फैमिलीज को पे करेगी। तो क्या पे आउट में डिफरेंस होगा अगर इन तीनों कैटेगरीज की बात करें? पायलट एरर निकल आई तो विच विल मच लेसर। ये तो कोई फाइनेंस का आदमी बता सकता है कि ये क्या होगा। सो इट विल बी मच लेसर, इट विल बी मच लेसर। लेकिन यहाँ ये जो स्विच का है और जो उस स्विच के दरमियान जो एक इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि जो एक पायलट ने एक दूसरे से कहा है, उससे लग रहा है कि जैसे एक मैनुअली किसी ने ऑपरेट किया है इसको, उससे ये शक, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मिसाल के तौर पर मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और अगर मैं गाड़ी का गियर लगाना चाहूँ तो आई कैन नॉट, मैं गियर नहीं लगा सकती जब तक कि मैं उसके क्लच को प्रेस ना करूँ या ब्रेक के ऊपर पाँव ना रखूँ, जो भी है उसको या मैं ना करूँ, ठीक है, ब्रेक पे जब तक, हाँ जब तक मैं ब्रेक पे पाँव ना रखूँ तो मैं गियर लगा ही नहीं सकती। अच्छा, यहाँ मैं एक थोड़ी इसमें एक इजाफा करूँगा बात का कि इस
लास्ट 10 इयर्स में हमने देखा है कि 2 इंसिडेंट और हुए हैं। एक जर्मन विंग का था, जहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर जब कैप्टन बाहर गया तो उसने दरवाजे को लॉक किया और एयरक्राफ्ट जो था वो ले जाके उसने टकरा दिया, पहाड़ी पे गिरा दिया। पायलट क्यों बाहर गया था? वो वॉशरूम मतलब अपने जरूरत के तहत बाहर गया। कैप्टन निकलता है 2 मैन कॉकपिट में तो एक कैबिन का क्रू आके बैठ जाता है। अब उसके बाद उन्होंने ये किया है, उसके बाद ये रेगुलेशन ये निकाला कि जो है कैप्टन अगर बाहर जाएगा तो ही शुड कॉल वन ऑफ द अटेंडेंट। ये तो हमेशा से अच्छा, हाँ हमारे पीआई में था। अच्छा, यू कैन नॉट लीव द कॉकपिट विद वन पर्सन, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाए उसको, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो वो एक बंदा रहता है ताकि वो उसको संभाल सके और उनको दे आर ट्रेंड। अगर कैप्टन या पायलट फ्लाइंग जहाज के कंट्रोल पे गिरता है तो कैबिन क्रू इज ट्रेन्ड हाउ टू रिमूव हिम फ्रॉम देयर, हाउ टू। कहने का मकसद ये था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से उसने ये बात हरकत की कि ना सिर्फ खुद मरा बल्कि अपने साथ 150 लोग भी ले गया। दूसरी तरफ हमें मलेशियन MH370 आज तक नहीं मिल पाया, वो नहीं पता चला कि हुआ क्या। लेकिन अगेन मलबा उसी पे जा रहा है कि वो कैप्टन जो था या क्रू था या जो भी कोई था, उसने जो था वो एयरक्राफ्ट को कहीं ले गया। क्यों? कोई मेंटल इशू था जो उसने खुद भी अपनी जान और उसके साथ जितने भी 250-300 लोग थे वो सब गए। यहाँ पे भी अगर यही हुआ है, अगर आई डोंट नो, अगर की बात कर रहा हूँ कि तो क्या अच्छा होता क्या है कि जब पायलट इंडक्शन होती है तो बहुत ही ये टफ इनका साइकोमेट्री टेस्ट होता है जी। उसके बाद जो है इनकी हर 6 महीने पे हेल्थ का तो चेक होता है, फिजिकल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं वो होता है कि इसकी, हाँ, अब मिसाल के तौर पे वक्त के साथ जो है इंसान में चेंजेस आ रही हैं, तब्दीली आ रही है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके स्ट्रेस बढ़ रहा है, फैमिली इश्यूज हैं या और कोई वो है, या उसको चाइल्डहुड में कुछ अब्यूज़ हुआ है, अब वो चीज़ खुल के आ रही है, कोई ऐसी बात हुई है जिससे वो अब अपना गुस्सा निकाल रहा है। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, अक्सर ये होता है कि हर 30 से 34 साल खबर मिलती है कि साहब कोई था, वो स्कूल में घुस गया, उसने शूटिंग शुरू कर दी, मार दिया, मॉल में घुस गया और नाइट क्लब में गया, उधर शूटिंग कर दी, मार दिया लोगों को, बाद में खुद ही मारा। यही कह रहे हैं रेहान साहब, जो वैलिड पॉइंट है कि जो मेंटल इलनेस माइट बी द फैक्टर। मेडिकल चेक तो होता है उसका कि हार्ट सही काम कर रहा है, शुगर तो नहीं है और कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी चेक अब होना चाहिए। विंग का जो फर्स्ट ऑफिसर था वो बाद में पता चला कि ही वाज ऑन ड्रग्स, ऑन सम मेडिसिन, इसी उसकी कौन सी फ्लाइट का? जर्मन विंग जो था। अच्छा, हाँ, वो 25-26 साल का लड़का था और उसने नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था। सर ये कल की खबर थी, शायद आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ये जहाज़ उड़ता है मैसेचुसेट्स से और सैन फ्रांसिस्को में आता है। लोगों ने विटनेस किया कि एकदम से आइस के और CIA के सारे बंदे, इवन मीडिया पर्सनल्स, दे रश्ड इनटू द जहाज़ और उन्होंने फौरी तौर पे भागते हुए कॉकपिट की तरफ गए हैं। दे अरेस्टेड को पायलट और सेक्सुअल असॉल्ट का, चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट का मटेरियल उसके पास था। So I was thinking, what kind of material could it be? So this means this is a mental illness. I think so. Mental illness is a fact. कह रहे हैं कि हर 6 पीरियडिकली जो उनका मेडिकल चेकअप होता है उसके साथ साथ उनकी जहनी उसका भी सलाहियत का भी होना चाहिए। क्योंकि मेंटल इलनेस को अगर आप देखें कि दुनिया में अगर इस वक्त जंगें लगी हुई हैं तो वो भी जंगें भी पॉलिटिशियंस का ऑब्सेशन। अब तो पहले तो ये लोग बताते नहीं थे, लोग जो कि किसी को होती थी तो छुपाते थे, अब तो ये बहुत खुल गई। बस मुख्तसर मैं ये कहूँगा टू सम इट अप कि किसी को ब्लेम करना, ना बोइंग को ना उस पायलट को, जब तक कि रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। मगर सर रिपोर्ट तो आजकल वही बात है ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आजकल के दौर में नंबर 1 जितने मुँह उतनी बातें, नंबर 2 हम पाकिस्तान का जब जिक्र किया करते थे तो हम जिक्र करते थे अमीर, लैंडलॉर्ड, वडेरा, इंडस्ट्रियलिस्ट। पर आप अमेरिका में भी आके देख लीजिएगा कि बिलियनर, आप आज जेफरी एप्स्टन की फाइल भी छुप रही है, तो हु आर दीज? यानी आप इमेजिन कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कल अपने एक और चीज़ उन्होंने कही कि जेफरी एप्स्टन मेरी 16 साल की एक लड़की को, उसको जिसका एंड्रियो के साथ भी अफेयर आया था, वो उसको भी लेके चला गया था। आई मीन कि दे फील प्राउड, दे आर बिलियनर्स, दे फील प्राउड दैट यंग प्रिटी गर्ल्स वर्क फॉर देम। दैट गर्ल किल्ड हरसेल्फ। She killed, नहीं सर, जेफरी एप्स्टन को भी मारा गया। That girl might have been killed. Okay, either that might have been assassinated the way. जेफरी एप्स्टन की भी पूरी फाइल्स मौजूद हैं, 1 घंटा या 1 दिन की वीडियो उसमें मौजूद हैं। This is the time when he was,
इस एंड तक उसको पहुंचाया गया था। ये लड़की वॉज अ वेरी बोल्ड गर्ल, दिस गर्ल वॉज अ वेरी बोल्ड गर्ल, एंड इसने ये कहा था कि मैं 17 साल की एज की थी जब मुझे जो एंड्रू- मैक्सवेल थी उसने मुझे प्रोवाइड किया और मैंने एंड्रयू के लिए जी हाँ, सर्विस उसको प्रोवाइड की थी। अब कहने की बात यह है कि एंड्रयू कौन है? क्वीन का बेटा है। जी डोनाल्ड ट्रंप कौन थे? अ वेरी फिल्थी रिच मैन। These filthy rich men can hire powerful. anything. And powerful. But अभी शॉन डिडी की बात अगर आप करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप कहता है कि उसको उसके पास इख्तियार है कि उसका अभी भी वो जेल में है, उसको निकलवा देंगे। क्या किया शॉन डिडी ने? These are rich people, they can buy somebody at their own, but they go to people like Jeffrey Epstein, they go to people like Sean Diddy, और वहाँ से वो अपने लिए कम ऑन, जवान बच्चियों के लिए तुमने अपनी, तो इट्स अ मेंटल इलनेस, बेसिकली दिस इज अ मेंटल इलनेस। जी बिल्कुल। तो if the leaders of the world are mentally ill, तो pilots can also be mentally ill. हाँ, वो एयर में भी हो सकते हैं, ग्राउंड में भी हो सकते हैं। Could be anywhere. जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पहले ह्यूमन एरर कम थी, सिस्टम फेलियर थे। अब ह्यूमन एरर बढ़ गई, इसलिए ज़िंदगी में स्ट्रेस आ गया है, मुख्तलिफ चीज़ ज़िंदगी में आ गई लोगों की, जिससे जहनी कॉज ऑफ सेहत एक्सीडेंट खराब जो हुई है लोगों अब वो ये हो गया। की। तो अब ये कि इस पे काम होना बहुत शुक्रिया जनाब वकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत मगर शुक्रिया। मुझे आता है कि क्या इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया इस रिपोर्ट को फ्रॉम अमेरिका? नहीं, ये अमेरिका से है अभी तो या इनकी अपनी preliminary है ब्यूरो ना की ये है तो। या इनको डिक्टेट कराई गई है? आई एम सॉरी टू से, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि क्या इनको ये डिक्टेट कराई गई है? अच्छा, डिक्टेट कराई गई होगी तो एयर इंडिया को डिक्टेट कराई गई होगी। नहीं, इंडियन अथॉरिटीज़ को, अगर इंडियन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है, क्योंकि ये एयर इंडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये एक गवर्नमेंट के जो एक DGCA का एक बॉडी है, जी एक जो कंट्रोलिंग बॉडी जो है ये बॉडी है, Regulatory वो- body और है। हाँ, उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है कौन लोग इसमें। आप जैसे एक्सपीरियंस लोग, डू यू थिंक इन फ्यूचर देयर इज एनी चांस कि जब फाइनल रिपोर्ट आए तो somebody कैन चैलेंज दैट रिपोर्ट एज पर देयर बिल्कुल एक्सपीरियंस? हो सकता है वो चले, दिस इज पॉसिबल। बिल्कुल। अब अगर बरखा लगी हुई है या और इस तरीके से और भी बहुत सारे, तो हो सकता है दे विल डिग इनटू दिस, और अगर ऐसी कोई बात है तो बिकॉज एज आई सेड कि आई कैन नॉट, मैं जब तक अपनी ब्रेक नहीं दबाऊंगी तो मैं तो गियर लगा ही नहीं सकती। आप उसका अगर एक स्विच है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हाँ, तो आप नहीं चला सकती, चला ही नहीं सकते। वो क्योंकि एक लॉजिक ये लोग भी दे रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2 दिन पहले ही इसकी रिपोर्ट आ गई थी, ये जो इसमें इन्होंने सब पब्लिश की, उससे पहले ही जो थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट दे दी थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल तो आ गई हॉट वाटर में। जनाब रेहान साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, आई ऑनेस्ट टू गॉड आई हैव ऑल माई बेशक। रिस्पेक्ट। और जिसे कहते हैं ना कि इंसान का शौक फ्लाइंग के साथ और एविएशन के साथ इतनी मोहब्बत कि इनके दोनों बेटे भी पायलट्स हैं। जनाब शान हक्की साहब बड़ी इनकी बेगम साहिबा का तो उन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर हैं। इनके वालिद साहब भी वेरी नोन अदीब ग्रेट शायर मैन। थे। बताइए अपने वालिद साहब के बारे में भी। वो माहिर लसानियात के तौर पे ज़्यादा जाने जाते हैं, मगर शायर भी थे जनाब शानुल हक हक्की साहब और मुतरजम भी थे। उनकी 160 से ऊपर किताबें हैं और बहुत काबिल आदमी थे। मैं कहूँगा कि उनकी बकौल ज़िया मुहिउद्दीन साहब के पिछले 80 साल में उनकी काबिलियत का कोई इंसान उर्दू जनाब शानुल हक हक्की साहब के बेटे, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का। आपको बुलाने का वंडरफुल वंडरफुल पीपल। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा।